कैसे हो दोस्तों। हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं ऋषभ, आपका एजुकेटर। और आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए एक एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसमें सोशल स्टडीज़ की, जो कि आप इजीली इंटरनेट से डाउनलोड करके एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हो। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो स्टार्ट करने से पहले ना मेरा एक सवाल है आप बच्चों से। आप मुझे ये बताओ कि हमारा जो ये अर्थ है, इतना प्यारा सा जो ग्लोब है, ये हमें ब्लू क्यों दिखता है ना? ये क्वेश्चन है ना सोचने वाला। मून से जब फोटो लिया गया तो ये ब्लू दिखता है, आखिर ब्लू क्यों दिखता है? तो चलिए इसका सवाल का जवाब इस चैप्टर में ढूंढते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है। तो ओशियन, ओशियन क्या है? ओशियन इज एवरीथिंग। एक साइंटिस्ट हैं जूलियस वर्ने, उन्होंने एक कोट दिया है कि द ओशियन इज एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब, इट्स breath is pure and healthy, it is an immense desert where man is never lonely, for he feel life string all around. The ocean is the vast survivor of nature. The globe began with the ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it. मतलब ये कहते हैं ओशियन ही सब कुछ है। ठीक है। ओशियन को जो है वो 7/10 हमारा टेरेस्ट्रियल ग्लोब का घेर के रखा हुआ है। ठीक है, कवर किया हुआ है। और इसके जो ब्रेथ है ना वो बहुत प्योर और हेल्दी है। और इट इज एन इमेंस डिजर्ट, इसके पास एक इमेंस डिजर्ट भी है। ठीक है। लेकिन वहाँ इंसान अकेला नहीं, मैन लोनली, फॉर ही फील्स लाइफ, उसके आसपास लाइफ दिखते हैं, स्ट्रिंग्स, पत्ते, पेड़ वगैरह दिखते हैं। और द ओशियन इज द वास्ट सर्वाइवर ऑफ द नेचर। ओशियन जो है हमारा नेचर का वास्ट सर्वाइवर है, जो सबसे पहले, और कहते हैं कि द ग्लोब बिगेन विद द ओशियन। ये जो ग्लोब दिखता है ना, ये गोल सा, ये ओशियन से ही स्टार्ट हुआ है, ये बोलते हैं। सो टू स्पीक, एंड हु नोज इट इफ इट विल नॉट एंड विद इट। शायद ये ओशियन से ही हमारा अंत हो, ऐसा ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि व्हाट आर द ओशियन, ओशियन क्या है, एंड कॉन्टिनेंट्स, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। ओशियंस क्या है, कॉन्टिनेंट्स क्या है, उनके नाम क्या है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये हम जानेंगे। उसके बाद इन व्हाट वेज डू ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। ओशियन और कॉन्टिनेंट किस तरह से लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं हमारे ह्यूमन लाइफ में, वो जानेंगे। अब भाई अर्थ का इतना खूबसूरत सा फोटो आया कहाँ से? तो ये आया है द अर्थ सीन फ्रॉम द स्पेस, फोटोग्राफ बाय द ल्यूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर। द व्यू इज सेंटर्ड ऑन द पैसिफिक ओशियन विद अफ्रीका टू द लेफ्ट, इंडिया, ये रहा आपका प्यारा सा इंडिया, भारत, हमारा भारत महान। ठीक है। और इधर है अफ्रीका। ठीक है। एंड एशिया एट द टॉप, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट, एंड अंटार्कटिका एट द बॉटम। तो ये है ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका है भाई साहब, पूरा वाइट है, मतलब उससे घिरा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोलते हैं, चलिए, लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली, और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून। व्हाट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी? तो ब्लू। ठीक है भाई, इसको अगर हम मून से देखेंगे तो ये ब्लू ही दिखता है। ठीक है। ऑब्वियसली ब्लू क्यों दिखेगा? ऑब्वियसली, बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? यू मस्ट हैव गेस्ड द आंसर, इट इज वाटर। ब्लू क्यों दिखता है? पानी की वजह से। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ surface इज एक्चुअली कवर्ड विथ वाटर, almost 3/4 of the surface in fact. That is why when seen from outer space the earth appear mostly blue. Indeed, earlier astronauts lovingly called the earth the blue planet. मतलब इस अर्थ को अगर हम मून से देखते हैं तो ये ब्लू दिखता है। ब्लू क्यों दिखता है? तो हमारा गेसेस है कि शायद पानी हो। और ये पानी क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है। और हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है वो प्यार से हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते थे पहले। और ये बहुत सही डिफिनेशन है ओशियन का। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियंस। बहुत करेक्ट डिफिनेशन है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाटर बॉडी जो अगर हम लोग अर्थ पे देखते हैं, वाटर बॉडी मतलब क्या हो गया? लेक, रिवर हो गया। तो सबसे बड़ा वाटर बॉडी क्या देखते हैं? तो उसको बोलते हैं ओशियन। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशियन आ गया था, मैंने नहीं बताया, ये आप आगे पढ़ोगी पैसिफिक ओशियन क्या है। ठीक है।
But in the picture of Earth in 2.1, you can see at least one other color, brown. This color is that of land, which cover a little over one-fourth of the globe. A large body of land is called landmass, and the large continuous expanse of land is called continent. अब इस जो पिक्चर है, इस पिक्चर में बहुत सारा हमें ब्राउन कलर का भी कुछ पार्ट दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ये सब क्या है भाई? ये क्या है ब्राउन पार्ट? ये तो ब्लू अर्थ है। ये क्या है? तो इसको कहते हैं लैंड। ठीक है। और जो ये लैंड है, इसको क्या बोलते हैं? लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। मतलब अगर ये लार्ज बॉडी है, जैसे ये, इसको लैंड मास कहते हैं। ये सब लैंड मास है। बट अगर लैंड मास का अगर हम एक्सटेंशन करते हैं, मतलब एक्सटेंड करते हैं, तो उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। जैसे ये एक कॉन्टिनेंट है, ये एक लैंड मास हो गया, तो इसको एक्सटेंड कर ली यहाँ से यहाँ तक, तो ये कॉन्टिनेंट हो गया। ये एक कॉन्टिनेंट हो गया, एक कॉन्टिनेंट हो गया। तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ 3 पॉइंट हम जाने। पहला पॉइंट जाने ओशियंस के बारे में। ठीक है। दूसरा हम जाने कि एक लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? लैंड मास कहते हैं। एंड अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। ये हम जाने। ठीक है। बोथ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ अर्थ। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू। We see their impact throughout our history, culture and in our daily lives. तो भाई ये जो ओशियन कॉन्टिनेंट्स जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये हम लोग के लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है क्लाइमेट चेंज का हमारे अर्थ पे। और ये हमारे लाइफ के हर एक्सपेक्ट में इफेक्ट करता है। हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, हर किसी को इफेक्ट करता है, एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू। ठीक है। एंड इसका इम्पैक्ट हम अपनी हिस्ट्री और कल्चर में भी देखने को मिलेगा आगे चल के। ये एक बहुत ही वीवीआईपी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। जिसको मैं कहूँगा कि आप जो भी इसमें गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप नोट डाउन कर ले। द एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी कॉन्टेंस द मोटो सम नो वरुणा, pronounced some no Varuna, which means be auspicious to us, O Varuna. This is an innovation to Varuna, a Vedic deity associated with ocean, the sky and the water in general. ये हमारे नेशनल एम्बलम, सॉरी, नेशनल इंडियन नेवी जो है उसका एक एम्बलम है, ये साइन है, सिग्नेचर है, जिसके नीचे में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे, सम नो वरुणा। वरुणा क्या है? इसका मतलब होता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन संस्कृत है समनो वरुणा। इसका मतलब होता है बी एस्पिशियस, मतलब बी सक्सेसफुल। ठीक है। टू अस, मतलब हमें एक सक्सेसफुल हो आगे चल के। वरुणा, वरुणा से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। वरुणा कौन है? वरुण एक भगवान है। इंडियन जो वैदिक हमारे कल्चर है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन में, वैदिक जब आप पढ़ोगे तो उसमें वरुण का जिक्र होता है। और वरुण हमारे ओशियंस को, गॉड को कहा गया है, डाइटी, यानी डाइटी गॉड को कहा गया है। डाइटी एसोसिएटेड विद द ओशन, द स्काई एंड द वाटर इन जनरल। ठीक है। उसी के लिए ये कहा गया। तो हमेशा याद रखिएगा, इंडियन नेवी का एम्बलम का जो साइन है ओ सो सम नो वरुणा है, याद रखिएगा, एग्जाम से पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम नए टॉपिक पे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ। अब ये लैंड का अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, पानी और लैंड का, उसको समझते हैं इस टॉपिक में। एज इट हैपेंस, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो भाई ये पिक्चर से ही क्लियर दिख रहा है कि हम, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि अर्थ के ऊपर से ये फोटो लिया गया है, नीचे से, और दोनों में हमें देखने को मिल रहा है कि पानी और लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं है। कहीं लैंड ज़्यादा है, कहीं लैंड कम है, कहीं पानी ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो लेट अस एग्जामिन टू मैप्स। ठीक है। सो सॉरी। ठीक है। तो हम दो मैप्स को एग्जामिन कर लेते हैं। हेयर टू द ब्लू एरिया कंसिस्ट ऑफ ओशियंस। जो ब्लू एरिया जो इस जो दिख रहा है, इसको ओशियंस बोलेंगे। अलोंग विद देयर स्मॉलर एक्सटेंशन विच हैव वेरियस नेम्स। ठीक है। सी, बे, गल्फ। तो जो कंप्लीट जो ब्लू दिख रहा है, इसको ओशियंस। अब ये जो अंदर अंदर से ये कुछ अंदर ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरियस नेम से जाना जाता है। कहीं पे सी कहा जाता है, आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल, सुना होगा, है ना। गल्फ सुना होगा, गल्फ कंट्रीज होती हैं, कुछ गल्फ कंट्रीज हैं। ठीक है। तो इन सब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी को यहाँ पे जिक्र हो रहा है। ठीक है। ये हो गया।
अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने वाली बात कही गई, व्हाट आर द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप कॉल्ड एंड डू यू नो व्हाट द लाइंस रिगार्डिंग रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड। ठीक है, तो भाई आप लोगों ने ये पढ़ा था, ये लाइंस क्या होती है। अब देखो, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको कहते हैं लैटिट्यूड, हम लोगों ने पढ़ा था, और जो वर्टिकल लाइन है उसको लॉन्गिट्यूड पढ़ा था। ये तो हिंट मैं दे दे रहा हूँ, ये आपने पैक हिस्ट्री में पढ़ा था। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आप लोग के कमेंट्स, जिसमें आप बताओगे इन लाइंस को क्या बोलते हैं। मैं हिंट दे देता हूँ, जी से कुछ बोलते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और ये मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछता है, विच हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर। अब भाई साफ सुथरे शब्दों में दिख रहा है, दोनों में किस में ज्यादा पानी दिख रहा है, नॉर्दर्न में कि साउदर्न में। ऑफ कोर्स साउदर्न में दिख रहा है, नीचे से ज्यादा पानी दिख रहा है, नॉर्दर्न एरियाज में ज्यादा लैंड है, साउदर्न एरियाज में कम लैंड है। ठीक है, what do you think could be approximate proportion of water to land in the northern hemisphere and in the southern hemisphere? Discuss in group। भाई करो भाई डिस्कशन, भाई नॉर्दर्न और साउदर्न में क्यों प्रोपोर्शन, क्या प्रोपोर्शन ऑफ वाटर और लैंड का है, एक एग्जैक्टली एक फिगर निकालो। all the oceans connected with one another or are there separation between them? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या वो कनेक्टेड हमेशा है या कुछ सेपरेशन है। तो पॉलिटिकल सेपरेशन है, बट एक्चुअली में कोई सेपरेशन नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ ओशियंस के क्रिएचर हैं, कोरल रीफ। ठीक है, स्टार फिश ऑन अ सी एनिमो एनिमोनी। ठीक है, शार्क, शार्क टैंक सुनते होगे ना, वही शार्क है। सबसे ही ज़्यादा जो ताकतवर एक मछली होती है वो शार्क है, बहुत तुरंत ही जान से मार देती है किसी को भी। ठीक है, स्पर्म वेल, मदर एंड बेबी, सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल इन ओशियन, वेल ही देखा गया है। ठीक है, मैमल। ठीक है, डॉल्फिन्स, ठीक है वो भी है। उसके बाद सैलो कोरल रीफ विथ कलरफुल ट्रॉपिकल फिश। ठीक है, एल्गी, एम्पर पेंगुइन्स है, बॉन बॉनायरे सी टर्टल है। पेंगुइन्स जो होता है मैं समझता हूँ बहुत ही क्यूटेस्ट क्रिएचर है अर्थ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The oceans together hold most of the water available on planet, but this sea water is salty and unfit for consumption by most land animals, including humans. On the other hand, fresh water make a very small proportion on the earth planet water resource. It is found in glaciers, river, lake, in the atmosphere and also underground. The last is called the groundwater. अब जो ओशियन है भाई उसका पानी तो हम पी नहीं सकते, वो सॉल्टी वाटर होता है, वो अनफिट होता है पीने के लिए। सॉल्टी होता है, यहाँ देखो सॉल्टी होता है और अनफिट होता है। ठीक है, उसको कंजम्पशन नहीं कर सकते हम लोग बाय मोस्ट ऑफ द लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, और वही दूसरी तरफ जो फ्रेश वाटर है वो वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन में अर्थ पे। ठीक है, जो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, लेक्स में। ठीक है, और इन द एटमॉस्फेयर ऑल्सो अंडरग्राउंड यानी ग्राउंड वाटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये आप लोग प्लीज लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि फ्रेश वाटर की का क्या क्या रिसोर्सेस है। तो कुछ क्वेश्चंस बोलते हैं, थिंक, सोचने के लिए कहता है कि इफ देयर इज सच abundance ऑफ वाटर ऑन द planet, why is there so much टॉक ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन वाटर क्राइसिस। अब भाई अभी थोड़ी देर ऊपर पहले पढ़ा कि अगर पानी पूछ रहा है कि पानी अगर इतना है ही प्लेनेट में, तो पानी की स्कैरसिटी का दिन रात चर्चा क्यों करते रहते हैं हम लोग। तो भाई रीजन यहाँ से मिल गया कि ड्रिंकिंग वाटर की कमी है। नॉर्मली पानी तो है बट ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, ग्लेशियर्स, रिवर्स, लेक, एटमॉस्फेयर, अंडरग्राउंड वाटर। अब आप लोग अपने घर वाले फिल्टर के बारे में मत मेंशन कर देना यहाँ पे। ठीक है, हाँ वो उस पर भी डिपेंडेंट है बट it is not the natural resource. So what ways of saving water are you aware of? Saving water के लिए क्या क्या ways आप जानते हो? Which one have you see practiced at home, at your school and in your village, town or city? तो अब देखो इसमें आप सिंपल सा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि भाई वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, ये बेसिकली क्वेश्चन है कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। तो आपने देखा होगा कई सारे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग्स का जो रूफ टॉप होता है, जैसे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का ये ऐसे ऐसे ये आया हुआ है, तो यहाँ से जो पानी आती है तो यहाँ पे एक रूफ टॉप बना रहता है और यहाँ से एक कैनल बना रहता है। ठीक है, और ये जो कैनल है इसमें पानी पूरी गिरती है। ठीक है,
और ये जो पानी है और नीचे एक वेल बना रहता है और उस वेल में ये पानी इकट्ठा होता है, तो इसी तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब मैंने तो अपने घरों के आसपास देखा है, मेरे घर पे भी है, और मैं आपको इसमें कुछ पिक्चर्स ऐड ऑन कर दूंगा जब नोट्स दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह की क्या मेथड्स है फॉलो करते हैं। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है ओशियंस। अभी आपने थोड़ा सा अपने अर्थ को समझा, अब आते हैं ओशियंस, जो कि चैप्टर का मेन कंपोनेंट है। अब ये ओशियंस क्या है भाई? तो ऑन द वर्ल्ड मैप इन फिगर 2.3, तो ये है भैया 2.3 फिगर, ये सब आपका पीला ब्लू ब्लू जो है ये ओशियंस है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। On the world map in figure 2.3 on page 32, we can observe five oceans: the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean, and the Southern and the Antarctic Ocean. तो इन सभी ओशंस का प्लीज नाम अपने नोटबुक में स्टार मार्क करके रख लीजिएगा, मैं नोट्स में भी लिखूंगा, इन ओशंस का नाम याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से ओशन है? पैसिफिक, अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द आर्टिक ओशियन एंड द साउदर्न और आर्टिक ओशियन। तो देखो, इसको याद बहुत बच्चे भूल जाते हैं नाम, तो आपको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो इधर से शुरू करना है। अपने मैप दिमाग में बैठा लो, ये मैप अपने दिमाग में आप धीरे धीरे एडजस्ट करते जाओ, याद करते जाओ। ठीक है, सबसे इधर से शुरू करना है। पैसिफिक है, पैसिफिक के बाद अटलांटिक है। ठीक है, अमेरिका से अटलांटिक। ठीक है, और इंडियन ओशियन तो पता ही है। अमेरिका से हो गया अटलांटिक, और अमेरिका के उधर है पैसिफिक ओशियन, ये क्लियर हो गया। इंडियन ओशियन तो कभी नहीं भूलोगे, याद रहेगा। ठीक है, अब जहाँ पानी ये सबसे ज्यादा है, यानी अंटार्कटिका, साउदर्न ओशियन से, ये नाम से क्लियर है साउथ में होगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो गया। और ये आर्टिक ओशन, अब जो बच गया तो आर्टिक ओशियन हो गया। और इंडियन ओशियन के बाद आता है पैसिफिक ओशन, जो कि सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। मैंने 5 कॉन्सेप्ट बताए, एक तो हो गया पैसिफिक ओशियन से शुरू होगा, अमेरिका से हो गया अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और अटलांटिक और आर्टिक के बीच में कंफ्यूजन मत होइएगा, अटलांटिक मतलब बड़ा वाला अमेरिका, छोटा वाला आर्टिक मतलब ऊपर, साउदर्न मतलब साउथ, इंडियन ओशियन उसके नीचे, ऊपर आर्टिक और इधर पैसिफिक। ठीक है, याद रखिएगा। So although we have listed 5 oceans, it is clear from the map that they are not really separated. The lines that divided them on the map are no more than conventions. The natural world does not follow such boundaries. Seawater, for example, constantly flows across different oceans, sustaining a rich diversity of marine life. Many plant and animal species can be found across multiple ocean. तो भाई ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओशियन जो है हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, तो भाई नहीं, हाँ ओशियन आपस में सब एक्चुअली में जुड़े हुए हैं, बट ये जो सेपरेशन किया गया है, द लाइंस आर डिवाइडेड देम ऑन द मैप आर नो मोर देन कन्वेंशंस। अपने कन्वेंशंस के लिए, अपने कन्वीनियंट के लिए उसको डिवाइड किया गया। द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज, जो नेचुरल वर्ल्ड है वो कोई बाउंड्रीज फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और सी वाटर में हमें मैरीन लाइफ मिलती है। मैरीन लाइफ क्या है? जो अभी हम लोग ये सब देख रहे थे, ये सब मरीन लाइफ है। ठीक है, ये मिलता है हमें। ठीक है, और मेनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशियंस। द मरीन फ्लोरा includes teeny plants called algae and all kind of seaweeds. The marine fauna consists of thousands of species of colorful fish, dolphins, whales, and countless mysterious deep sea creatures. Each part of the ocean, from the sunlight surface to the dark depth, as has its own diverse life forms. तो मैं बता दूं पहले तो, मरीन यहाँ पे देखो ये टॉपिक है, रिलेटेड और फाउंड इन द ओशियंस एंड द सीज। ठीक है, कोई भी चीज़ जो सी में मिले उसे मरीन लाइफ कहते हैं। अब फ्लोरा और फना, ये दो वर्ड जो है, ये भाई साहब आप लोग याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल मत भूलना, आगे भी यूज़ होगा। फ्लोरा कहते हैं जो प्लांट्स हो गया, सिंपल समझो फ्लोरा। फ्लोरा मतलब फ्लावर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो फ्लावर मतलब पेड़ पौधे के बारे में बात हो रही है। और फौना, फौना मतलब स्पीसीज। ठीक है, जैसे कि जानवर वगैरह जो वहाँ मिलते हैं उसको फौना कहेंगे, हमेशा याद रखना। ठीक है, द प्लांट लाइफ ऑफ द पर्टिकुलर रीजन और द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फ्लोरा, और द एनिमल ऑफ लाइफ ऑन पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फौना। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है, कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, अर्थ पे फ्लोरा किसे कहा जाएगा और फौना किसे कहा जाएगा? आप प्लीज मुझे मेंशन जरूर कीजिएगा।
तो ये है हमारा प्यारा सा फिर से आ गया अर्थ, ठीक है, जिसमें हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। अभी पढ़ूंगा कॉन्टिनेंट्स के बारे में, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना ये दो नाम ये सब नाम क्या है, ठीक है। अभी ओशियंस पे फोकस करो, तो ये ओशियंस हो गया पैसिफिक, अटलांटिक, आर्टिक, साउदर्न और पैसिफिक, इधर इंडियन ओशियन। अब यहाँ पे कुछ एक एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप मुझे बताओ, लोकेट द 5 ओशियंस एंड द टेबल बिलो, मार्क द हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर्स दे ग्लोव टू, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियंस बताओ किस में है, नॉर्दर्न में या साउदर्न में? तो पैसिफिक ओशियन कहाँ है बताओ, नॉर्दर्न में है कि साउदर्न में? तो पैसिफिक ओशियन जो है हमारा मोस्टली जो है हमारा नॉर्दर्न में भी है और साउदर्न में भी है, दिख रहा है आपको? तो पैसिफिक ओशियन में हो जाएगा, नॉर्दर्न भी हो जाएगा और साउदर्न भी हो जाएगा। अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन जो है कहाँ है, अमेरिका से अटलांटिक, तो भाई वो मोस्ट प्रोबेबली हमारा नॉर्दर्न में भी है और साउदर्न में भी है, तो भाई अटलांटिक में भी ये दोनों टॉपिक हो जाएगा। दूसरा कहता है इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन मोस्टली किधर, साउदर्न में, नॉर्दर्न में नहीं है उतना, ठीक है। तो हम इसको साउदर्न ओशियन ही कहेंगे, नॉर्दर्न में हम नहीं लेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, या कर सकते हो नॉर्दर्न में पार्ट है तो कर सकते हो। अब आता है साउदर्न ओशियन, ऑफ कोर्स साउथ में होगा। आर्टिक ओशियन, तो जो बच गया वो ऊपर आर्टिक ओशियन, ठीक है। बहुत अच्छा, ये एक्टिविटीज करनी चाहिए, चाहे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो, ये एक्टिविटीज करो, इससे एक्सप्लोर करने में मौका मिलता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है इससे। इट इज विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट, दोस्तों मैंने बोला था पैसिफिक सबसे बड़ा है, ऑफ द ऑल, फॉलोड बाय द अटलांटिक ओशियन। द इंडियन ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट, इंडियन ओशियन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है, while the southern ocean is the fourth and the smallest one is the Arctic। तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है, स्मॉलेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, और इंडिया का नंबर कौन है थर्ड लार्जेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ फिर से कोई एक्टिविटी है, मिस आउट करने के लिए बोल रहा है कि डोंट मिस आउट। तो अब चलिए पढ़ते हैं। एज द मैप ऑफ ओशियन मेक्स क्लियर, द मेन लिमिट्स ऑफ द इंडियन ओशियन आर एशिया टू द नॉर्थ, अफ्रीका टू द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट, अपार्ट फ्रॉम द साउदर्न ओशियन इन द साउथ, ठीक है। तो ये बोलता है कि इस मैप में हमारा जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया का ये देख लेते हैं, ये रहा इंडिया। तो अगर हम इधर बढ़ते हैं तो अफ्रीका तक इंडियन ओशियन है, इधर बढ़ते हैं ईस्ट ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या कहते हैं, वहां तक है आपका, क्या बोल रहे हैं, एशिया, नॉर्थ अमेरिका तक एशिया तक है, और वेस्ट में हमारा ऑस्ट्रेलिया तक है, जो कि ये देख लो, वेस्ट में हमारा जो इंडियन ओशियन है वो ऑस्ट्रेलिया तक है, ठीक है। और अगर हम साउथ में जाते हैं तो अंटार्कटिक तक है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ऑन द आइदर साइड ऑफ इंडिया वी फाउंड टू पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, द अरबियन सी वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। तो भाई यहाँ अरबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। अब बहुत बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरबियन सी किसको बोले, बे ऑफ बंगाल किसको बोले। अब लक्षद्वीप कहाँ पे, बहुत बच्चे लक्षद्वीप को बे ऑफ बंगाल में बोल देते हैं, अंडमान एंड निकोबार अरबियन सी में बोल देते हैं। तो इसको याद करने का भी यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ। अब अरब में क्या होता है, बहुत पैसा होता है भाई, अरब के लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, हमेशा हम लोग न्यूज़ में यूट्यूब पे कहीं पे भी देखते हैं, गाड़ियाँ होती है लैम्बोर्गिनी, सारी गाड़ी। तो अरब में लख, लाख, यानी अरब पैसा वाला लाख, वहाँ लाखों में। तो अरबियन में हो गया लक्षद्वीप आइलैंड, तो बचा क्या, तो बे ऑफ बंगाल में ही होगा ना, अंडमान एंड निकोबार। इसके लिए अब हर चीज़ के लिए ट्रिक थोड़ी, एक का ट्रिक पता लग गया, जो बचा वो बे ऑफ बंगाल हो गया, और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब ओशियंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ओशियन में होने वाले डिजास्टर्स के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्या क्या दिक्कतें हुई है। तो चलिए, रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यू मे हैव नोटिस्ड व्हाइट शेप्स अक्रॉस द ग्लोब। डिड यू गेस व्हाट दे आर? They are largest masses of clouds. Such clouds bring rain to continents. For the instance, the monsoon rain we in India expect every summer originated in the ocean. Without such rain, our agriculture and all life will suffer. But oceans often also give rise to storms, violent events with extreme rainfall or very strong winds, such as cyclone, which can cause whispered damage to coastal region of the world। तो भाई जो ओशियंस है हमारा, अगर हम इस पिक्चर पे जाते हैं, ये पिक्चर हम सबसे पहला वाला पिक्चर में चले जाते हैं, तो ये जो वाइट वाइट स्पॉट देख रहे हो, ये सब जो देख रहे हो, ये ओशियन में आने वाले तूफानों के बारे में दिखा रहा है कि किस तरह से ये बादल चल रहा है, बहुत सारा क्लाउड्स है, ठीक है।
तो यहाँ पे बोलते हैं कि ओशियंस में जब आप इंटर करते हो तो डिजास्टर कैसे होता है। इस चैप्टर में यू हैव नोटिस्ड वाइट शेप अक्रॉस द ग्लोब, तो ये क्लाउड्स है और ये बहुत सारे लार्ज मास क्लाउड्स है। और सच क्लाउड्स क्या करते हैं, रेन को बुलाते हैं, ब्रिंग रेन टू द कंटिनेंट्स। फॉर इंस्टेंस द मॉनसून रेन वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर, हमेशा गर्मियों में हम मॉनसून देखते हैं, ओरिजिनेटेड इन ओशन। विदाउट सच रेन एग्रीकल्चर नहीं हो सकता एंड ऑल लाइफ विल सफर। तो रेन नहीं होगा तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता, तो पूरी जिंदगी सब लोग सफर करेंगे। बट ओशियन ऑफ्टेन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स। अब भाई सब कोई मतलब एग्रीकल्चर के लिए तो बारिश तो चाहिए ना, अब हमेशा अंडरग्राउंड वाटर से नहीं कर सकते ना। अभी रिसेंटली पंजाब में भी न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, अंडरग्राउंड वाटर का इतना यूज होने लगा कि वहां पे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल गिर गया है, राइट। बट ओशियंस ऑफ्टेन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स, ठीक है, और यही ओशियंस ऑफ्टेन को स्टॉर्म्स में देते हैं। वॉयलेंट इवेंट विद एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड सच एज साइक्लोन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइक्लोन क्या है पढ़ोगे आप इसके बारे में, थोड़ा इंटरनेट पे अब देखो। बेसिकली मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। साइक्लोन बेसिकली एक टॉपिक है, बेसिकली इसको पढ़ाया जा सकता है। लार्ज मास ऑफ सी वेव्स होते हैं जो साइक्लोन की तरह, लार्ज मास ऑफ ये विंड्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, उसी को साइक्लोन कहते हैं। और ये क्या करते हैं, विच कॉन काउज, यहीं पे आपको डेफिनेशन है, वायलेंट एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड सच एज साइक्लोन विच कैन कॉज विस्पर डैमेज टू कोस्टल रीजन। अब इसको कहते हैं कोस्टल रीजन। ये जो रीजन है आप देख रहे हो, इसको कोस्टल रीजन कहते हैं। इसमें बहुत डैमेज क्रिएट करता है ये साइक्लोन। और सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट इन द ओशन। इट इज द ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली caused by a strong earthquake or a volcanic eruption at the bottom of the ocean. Tsunami can travel thousands of kilometers and submerged coastal area causing whisper damage. अब भाई ये सुनामी क्या है, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इसको पूरा एक हाईलाइट पॉइंट करके इसको डाल ही लीजिएगा अपने नोटबुक पे। सुनामी क्या है कि एक अनदर, एक अलग, एक तो नेचुरल डिजास्टर हमने पढ़ा साइक्लोन, दूसरा नेचुरल डिजास्टर हमने क्या पढ़ा है, सुनामी। अब ये सुनामी है क्या, ये एक ह्यूज और पावरफुल वेव जनरली कॉज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। जैसे कि अर्थक्वेक बेसिकली कैसे होता है, ये लैंड है और ये लैंड है, अब ये दोनों लैंड जब टकराते हैं, ठीक है, अब ये दोनों लैंड सपोज आपस में टकराते हैं तो ये लैंड ऐसे उठ जाता है। तो टकराने पे ऑफ कोर्स ही बात है, एक वेव उठेगी, वेव उठेगी ना। अब ये वेव कहीं तो जाके रुकेगी, अब ये वेव बहुत बड़ी हो जाती है और यही आगे बढ़ती चली जाती है, बढ़ते बढ़ते अब ये जो मान लो कोस्टल एरियाज है, ये मान लो कोस्टल एरियाज है, तो इन कोस्टल एरियाज में ये वेव आके गिरेगी और यहाँ जो घर है, यहाँ जो घर है, ये सारे घरों को बर्बाद कर सकती है, डुबा सकती है। यही होता है आपका अर्थक्वेक और ए वॉल्केनिक अर्थ, मतलब हमारे समुद्र के नीचे भी कुछ वॉल्केनिक्स हैं, उसके वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से बॉटम ऑफ द ओशन में सुनामी आती है। और सुनामी जो ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, ये जो वेव्स है ना, ये हजारों किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है एंड सबमर्ज, यानी पूरा कोस्टल रीजन को सबमर्ज कर सकती है, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सुनामी के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमारे 2004 में 26 दिसंबर 2004 को इंडिया में एक सुनामी आई थी, ठीक है, इंडिया में एक सुनामी आई थी एंड इंडिया एंड अदर 13 कंट्रीज अराउंड द इंडिया ओशन वेयर स्टक बाय पावरफुल सुनामी कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हुआ था वो, और इस डेट में आया था, ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन इंडिया। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 2.4 above and also the subsection island further and the coast of Tamil Nadu and Kerala were severely affected and suffered much damage and loss of life, ठीक है। तो ये जो सुनामी आया था, जो कि इंडोनेशिया में एक अर्थक्वेक आता है। अब देखो इंडोनेशिया कहाँ है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ मैप पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको इंडिया का मैप दिखा दूँ, तो यहाँ पे इंडोनेशिया है, आपको मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, ये मैप है, तो यहाँ पे इंडोनेशिया है। अब यहाँ पे भूकंप आता है और ये सुनामी पूरा आ जाता है इधर अर्थ की तरफ। अब ये अर्थ की तरफ जो सुनामी आता है, तो ये सुनामी से बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है, इन इंडिया द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब बताओ अंडमान एंड निकोबार किस तरफ है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना अंडमान। अब कैसे याद करोगे, अब याद करो, अंडमान यानी लक्षद्वीप, अरब, अरब मतलब पैसा वाला, अरब की तरफ लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल की तरफ हमारे आया था
ठीक है। इन इंडिया द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अबव एंड ऑल्सो सबसेक्शन आइलैंड, जो उसके आसपास सबसेक्शन आइलैंड है, द कोस्टल ऑफ तमिलनाडु एंड केरला वेयर सर्विवली अफेक्टेड, तो वहाँ पे बहुत इफेक्ट पड़ा था। सच सुनामी आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव, लकली दे कैन ऑफ्टन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट अ कोस्ट, मेनी कंट्रीज कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम, देयर इज एन पर्टिकुलर एन इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम एग्जाम में आप लिख सकते हो, जो कि हम लोगों ने लगाया हुआ है, टू विच मेनी कंट्रीज इंक्लूड्स इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट, दिस हेल्प्स टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब सपोज हम, अब ये कोस्टल एरियाज है, ठीक है, और यहाँ पे सुनामी आने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैंने कुछ डिवाइसेस लगा दिया, जिस डिवाइसेस से मुझे यहाँ पे सिग्नल्स मिल जाए, तो जब तक इसका वेव यहाँ तक पहुँचेगा तब तक हम यहाँ पे कोस्टल एरियाज को सेव कर लेंगे और हमारे लोगों की जान बच सकती है। और इस तरह की एक्टिविटीज़ इंडिया ने शुरू किया और बहुत कंट्रीज जो हैं इसमें हम लोग को ये हेल्प भी कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, सब लोगों ने अपने लिए अपने सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। इवन दैट, मैं थोड़ा सा ये हटा दे रहा हूँ, इवन दैट लीड टू yeah, events that lead to cross loss of life and property that are handled under disaster management, disaster management के अंदर ये हैंडल होता है। इंडिया हैज़ इट्स ओन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंडिया के पास एनडीएमए है, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ डिजास्टर, विल सी मोर एग्जांपल इन द नेक्स्ट चैप्टर। चलिए, तो ये तो ओशियन के बारे में पढ़े, डिजास्टर्स पढ़े क्या क्या होते हैं, जैसे साइक्लोन हो गया, और हम लोगों ने पढ़ा सुनामी के बारे में पढ़ा। अब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आप ये देख रहे थे ना ये वाली मैप पे, पूछ रहे थे ना आप मेरे से कि सर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब क्या लिखा हुआ है, तो ये कॉन्टिनेंट्स है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कॉन्टिनेंट आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ द ओशियन, हाउ मेनी कैन यू काउंट? The answer is not so simple, as they can be counted in several ways depending on our choice. We may list any number of continents between 4 and 7, here as why। ठीक है। अब कॉन्टिनेंट जो है मैप पे हमें दिख रहा है, लेकिन हम खुद से उसके मतलब काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सारे सेवरल हैं, काउंटिंग कर सकते, डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस हमने एक लिस्ट बनाई है। तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जनरली कंसिडर बी टू कॉन्टिनेंट, बट इफ seen as a single landmass, they can also be considered as one। ठीक है। तो अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में, तो यहाँ देखो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, इन दोनों अपने आप को अलग अलग कॉन्टिनेंट बनाते बोलते हैं, लेकिन बट एक लैंडमास से ही जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, बट स्टिल अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। Continent. Europe and Asia are generally considered as two continents, although the map makes it clear that they are from a single landmass. For historical and cultural reason, European evolution has been very different from Asia's, which is why they can be seen as two continents. अब देखो कॉन्टिनेंट्स का डिफरेंस जो होता है वो थोड़ा हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से भी होता है। जैसे यूरोप की बात यहाँ पे इसने की है, अगर हम यहाँ पे यूरोप पे आते हैं तो देखो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, और ये भी पूरी तरह से एक ही लैंडमास से जुड़ा हुआ है, जिसको यूरेशिया कहा जाता है, बट फिर भी ये दो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो जाता है क्योंकि इनका कल्चर अलग है, तो यूरोप अलग और एशिया अलग, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला गया कॉन्टिनेंट्स को बहुत रीजन से भी डिवाइड किया गया। अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्ड एज टू कॉन्टिनेंट बट समटाइम एज वन, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब देखो, लेट अस समराइज द डिफरेंस काउंट इन द टेबल। सबसे पहले काउंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले 4 कॉन्टिनेंट्स अगर मान लो हम ले लेते हैं, अफ्रीका यूरेशिया, अफ्रीका यूरेशिया को एक ले लो, अमेरिका को एक ले लो, अंटार्कटिका को एक ले लो, और ऑस्ट्रेलिया को एक ले लो, तो पहले हमारे पास 4 कॉन्टिनेंट। फिर 5 कॉन्टिनेंट अगर हम डिवाइड करते तो अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया, ठीक है। 6 कॉन्टिनेंट अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। 7 कॉन्टिनेंट अफ्रीका, जो कि हम लोग कॉमनली फॉलो करते हैं, 7 कॉन्टिनेंट अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब कई बार क्या होता है कि हम इसे भूल जाते हैं, चलिए अब इसका भी मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई ओशियंस का ट्रिक याद है ना? ओशियंस का ट्रिक क्या था? हमारे टोटल कितने ओशियन है? 5 ओशियन है। कौन कौन से 5 ओशियन है? तो 5 ओशियन हम क्या बोले थे? अमेरिका के इधर वाला पैसिफिक, और अमेरिका के बगल वाला अटलांटिक। खत्म। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इंडियन ओशियन हो गया, वो तो पता ही है। साउदर्न ओशियन हो तो साउथ में होगा, और आर्टिक ओशियन, ओशियन याद हो गया। अब चलिए कॉन्टिनेंट याद करें। तो ये पूरा का पूरा अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये तो कंफर्म हो गया।
ठीक है, ये कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया है, जो कि सबको पता है ऑस्ट्रेलिया से मैच होता है, हर किसी को मालूम है ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो ये अफ्रीका बीच में है, अफ्रीका। ठीक है, और ये है एशिया और यूरोप। यहाँ पे यूरोप है, यूरेशिया बोला गया है, बट यहाँ पे यूरोप है और एशिया है। ठीक है, एशिया और यूरोप। और उसके बाद नीचे में है अंटार्कटिका और ऊपर में है आर्टिक, अंटार्कटिका। ठीक है, लैंडमास यहीं पे है तो अंटार्कटिका। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 7। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, साउथ, फर्स्ट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दो इधर हो गया, क्लियर कट, हटा दो इसे। इधर आ जाओ ऑस्ट्रेलिया, ऊपर आ जाओ एशिया। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और यहाँ पे 7, यूरोप और एशिया। ठीक है, इधर नॉर्थ साउथ, बीच में हो गया यूरोप और इंडियन ओशियन। ठीक है, और यूरोप और एशिया, उसके बाद अफ्रीका और इधर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, याद रखना। बस यही कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक बेसिक। इसको लेके चलोगे ना तो आपको चीजें याद रहेगी कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, हिस्टोरिकल कल्चर रीजंस बता दिया, अंटार्कटिका बता दिया। अब यहाँ पे इन प्रैक्टिस द लास्ट लिस्ट ऑफ 7 कंट्रीज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड एंड यूज्ड। 7 कॉन्टिनेंट्स को हम लोग वाइडली अडॉप्ट और यूज किया जा रहा है। यू मे हैव सीन द 5 ओलंपिक रिंग्स, वन ऑफ द सिंबल ऑफ द ओलंपिक गेम। This symbolized the gathering of sport people from all over the world. The rings were chosen to represent 5 inhabited continents: Africa, America, Asia, Australia and Europe. सबसे पहले तो अफ्रीका, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, उसके बाद एशिया और ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। अब यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, अब बताओ मुझे। तो अमेरिका दो पार्ट में है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो इसको पूरा कंप्लीट एक अमेरिका ही कंसिडर किया जाता है। जो हम लोग एक गेम खेलते हैं ओलंपिक्स, जो कि 5 साल के बाद खेला जाता है। और अभी मुझे इसमें बताना कि लास्ट किस कंट्री में खेला गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देना। Now let us look at the diagram on page 36, which is based on the list of 7 continents. It does not show their actual shape but their relative size. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस तरह से बताया गया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जैसे मैंने बताया, इसके बगल में पैसिफिक ओशियन है, याद रखना, इसके बगल में अटलांटिक ओशियन है। उसके बाद यूरोप और उसी में एशिया आ गया, याद रखना, नी बीच में अफ्रीका है और इधर ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया अपना इंडियन ओशियन। ये पैसिफिक, पैसिफिक के बाद ये हो गया अटलांटिक, ये हो गया इंडियन ओशियन। और बताओ, इधर साउदर्न ओशियन और ऊपर आर्टिक ओशियन। ठीक है, याद रखिएगा। अब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए गया, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ स्कोर्स। अब ये स्कूल के बच्चों के लिए कर सकते हो, लेकिन नंबर्स को काउंट करो, स्क्वायर्स जितने हैं इसके बीच में। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बताओ। ठीक है, विच वन इज द लार्जर, नॉर्दर्न अमेरिका एंड साउदर्न अमेरिका, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, कौन सा लार्जर है बताओ। ठीक है, अभी जानोगे, मैं बता दूंगा, इसी में पढ़ने का मिलेगा। उसके बाद और एक कहता है रिकलर द डायग्राम। ये एक एक्टिविटी है, राइट डाउन द लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम द स्मॉलर टू द लार्जेस्ट। ठीक है, तो चलो अब हम लोग थोड़ा आइसलैंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बट अब हम लोग थोड़ा सा आइसलैंड के बारे में पढ़ते हैं कि आइसलैंड क्या है। अब आइसलैंड के बारे में अगर हम पढ़े, इफ यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व, ठीक है, द टू मैप्स अर्लियर इन दिस चैप्टर, यू हैव noticed that the continents do not include all landmass. Some smaller pieces of land are left out, surrounded by water on all sides. They are called island. Continents are also surrounded by water, but because they are so large, they are not considered island. दे आर नॉट कंसिडर एज आइसलैंड। तो अब भाई अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मैप पे, तो आप देखोगे, या यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, इस पे आ जाता हूँ। तो आप देखो ये सब जो छोटा छोटा लैंडमार्क दिख रहा है आपको, अब इसको मैं तो कॉन्टिनेंट नहीं कह सकते ना। एक कॉन्टिनेंट का इन्होंने एक पैरामीटर सेट किया कि बड़ा साइज होगा तो उसको कॉन्टिनेंट बोलेंगे, लेकिन इनको क्या बोलेंगे, तो ये जो स्मॉल लैंड मास है ना, इनको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइसलैंड। ठीक है, अब आइसलैंड क्या है कॉन्सेप्ट, कि आइसलैंड कहेंगे, सम स्मॉलर पीस ऑफ लैंड आर लेफ्ट आउट सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, दे आर कॉल्ड लैंडमास। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स आल्सो दे आर लैक्स ऑफ आइसलैंड ऑन द प्लैनेट, बहुत सारे आइसलैंड है ऑफ वेरी डिफरेंट साइज। ठीक है, ग्रीनलैंड जो कि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीनलैंड जो है हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है, लोकेटेड इट ऑन अ ग्लोब ऑफ अ मैप। आप देख सकते हो कहाँ पे, यू वुड हैव टू ऐड द एरिया ऑफ द 10 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया।
ठीक है, 10 अगर स्टेट ऑफ इंडिया को अगर उसमें डाल दे तो वो एक बहुत बड़ा एक लैंड मास में, आप उसको नहीं कह सकते हैं कॉन्टिनेंट, लेकिन सबसे बड़ा आइसलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है। याद रहेगा, ग्रीनलैंड जो ग्रीन है, मतलब उसको लेके हम याद रखेंगे कि सबसे बड़ा आइलैंड है। इंडिया हैज मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड, इंडिया के भी आसपास 1300 स्मॉल आइलैंड। दोज इंक्लूड्स टू मेजर ग्रुप्स, अंडमान एंड निकोबार, फिर से मैं यहाँ पूछूंगा अंडमान एंड निकोबार किस साइड है, तो बे ऑफ बंगाल में है। आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, देखो आ गया। और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरबियन सी में, याद रखना। अब सिंस 1981 द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम has been exploring Antarctica, a continent which with a very cold climate and harsh environment. See the white expanse at the bottom of figure 2.1, which is mostly ice. In 1983, India established its first scientific base station there called Dakshin Gangotri. Two more bases were established later after about 40 teams of Indian scientists have conducted research in the faraway region, especially on the evolution of climate and environment. The settlement where the scientists live has a library and even a post office. मतलब एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। 1981 में इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ठीक है, अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने के लिए। अंटार्कटिका कहाँ है? आर्टिक ऊपर है और नीचे अंटार्कटिका जो लैंड है उसको एक्सप्लोर करने के लिए ऑफ कोर्स की बात है, बहुत सारी कंट्री इन्वॉल्व हुई, इंडिया का उसमें इन्वॉल्वमेंट 1981 में हुआ, एक्सप्लोर करने के लिए कि कहीं वहाँ पे कोई ऐसी मेटल या कुछ ऐसा तो नहीं इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये कॉन्टिनेंट विद वेरी कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट, हार्श इन्वायरमेंट, बहुत खराब इन्वायरमेंट है। और इंडिया जो है वो फर्स्ट टाइम 1983 में स्टेबलाइज फर्स्ट साइंटिफिक बेस अपना वहाँ बनाई, कॉल दक्षिण गंगोत्री। याद रखिए दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? अंटार्कटिका में है। एक इंडियन साइंटिफिक बेस है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 40 टीम्स ऑफ साइंटिस्ट वो इवेलुएट करती रहती है क्या क्या दिक्कत, और वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस भी है अपना। ठीक है, ओशियन की लाइफ कैसे होती है? Oceans and continents are vital part of the environment and affect most aspect of our life. Even if we do not notice, we have mentioned that oceans send rain to the continent. This is a part of Earth water cycle, which you will further study in the science without oceans. पढ़ोगे, for instance, there would be no rainfall. The Earth would be a desert. ठीक है, तो ओशियंस की वजह से ही हमारे पास जो है ये होता है, रेनफॉल होता है। और ये रेनफॉल जो है ये आप पढ़ोगे वाटर साइकिल में। जब आप साइंस में पढ़ोगे वाटर साइकिल तो वहाँ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा कि ओशंस में कैसे ये पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, और उसके बाद नीचे जाओगे तो आपको कह रहा था अर्थ वुड बी अ डिजर्ट, डिजर्ट हो जाएगा अगर वाटर रेन नहीं होगा तो डिजर्ट बन जाएगा। मोर एंड मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशन, यानी ओशन से ही हमारा ऑक्सीजन बनता है, फ्लोरा, विच इज वाई दे आर कॉल्ड द प्लैनेट्स लंग्स, यानी ओशियन को हमारे प्लैनेट लंग्स कहा जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है प्लैनेट लंग्स किसको कहा जाता है, तो ओशियन को कहा जाता है। The ocean therefore play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on Earth. Ocean have deeply impacted humanity in many other ways. From early times, people have used ocean and seas to migrate to other region to trade in all kinds of good. आप पढ़े भी हो, पढ़ोगे आगे हिस्ट्री में कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में ओशियंस का यूज करते थे। ठीक है, to conduct military campaigns and as a source of food through fishing. Ocean have also nourished the culture of coastal people all over the world. Almost all of them have tales and legends about the sea. Sea goods to and godness, sea monster and treasure from the sea. The ocean dangerous but also their ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो जो ओशियंस है, ओशियंस जो है हमारे हमारे पार्ट में भी रहा है, हमारे लाइफ के ही पार्ट में रहा है। अर्लियर टाइम्स में मतलब पीपल जो है ये ओशियंस को सी को यूज करते थे माइग्रेट करने के लिए एक जगह दूसरे रीजन, और ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। कंडक्ट मिलिट्री कैंपेन्स भी हमारा ओशियंस में होता है, देखा भी होगा, फूड्स वगैरह, फिशिंग्स वगैरह। ठीक है, और द यूनाइटेड नेशन हैड डिजिग्नेटेड जून 8 एज अ वर्ल्ड ओशियन डे। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने हमारा जून 8 को वर्ल्ड ओशियन डे अनाउंस किया हुआ है, to remind us all of the major roles the ocean play in everyday life. It serves as a lungs of our planet, a major source of food and medicine, and a critical part of the biosphere. ठीक है, scientific studies have shown how the ocean are polluted by human activity. We throw several million of ton of plastic waste into the ocean every year, choking marine life. There are several other forms of pollution. As a result, the marine environment is under threat. Overfishing, excessive fishing is another cause of the decline of marine life. It is our collective responsibility to protect ocean of the further and the planet and
एंड द ऑफ ह्यूमैनिटीज। तो हमारे ओशियन को प्रोटेक्ट करने की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं अभी सभी बच्चों से रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी प्लास्टिक का या कोई भी कचरा जो है ओशियन में, रिवर में डायरेक्टली आप डिस्पोज नहीं करें, उसका कोई डिस्पोजेबल कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करें, वहाँ डिस्पोज करें। और आप लोग भी आसपास में चेक करते रहे, अगर कोई कर रहा है तो आप उन्हें प्यार से उन्हें गाइड कीजिए कि आप मत फेंकिए, ये ओशियंस में जाके मिलेगा और ओशियन को डैमेज करेगा, राइट। सो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में पढ़ा द अर्थ सर्फेस हैज अ वास्ट वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशियन एंड द लार्ज मास ऑफ called continents. Ocean are interconnected है भाई आपस में. Continents may be counted in various ways. The most common counted ways is 7. 7 कॉन्टिनेंट है, 5 ओशियंस हैं, ठीक है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज द मोर लैंड देन द साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ में ज़्यादा लैंड है साउदर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले। ओशियन सपोर्ट्स ऑल काइंड ऑफ मैरीन लाइफ एंड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द वर्ल्ड क्लाइमेट। दे आर नाउ सीरियस अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी एंड नीड आवर कलेक्टिव प्रोटेक्शन। जैसे 8 जून याद रखिएगा, ये हमारा रहता है। तो ऐसे ही चैप्टर ये कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स और क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, मैं उसके आंसर्स करूंगा। और इस कंप्लीट चैप्टर का आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक हमारे को इस चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक पे अवेलेबल है, आप जाके ज्वाइन करो और वहाँ पे इसका कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। और मैंने जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो पढ़ रहे हैं, जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने गवर्नमेंट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लेवल के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने स्पेशल क्वेश्चन का सेट तैयार किया हुआ है, तो आप जाके वहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एक अच्छा लगता है मुझे आपका ये सपोर्ट। थैंक यू।